अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मनीज़े मोइन। आज जिन मामलात पर हम बात करने जा रहे हैं मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो गंडापुर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया गया है। 14 अगस्त को भी तहरीक की कॉल, अखबार, टीवी बहाल, दबाव या फिर कुछ और। तहरीक इंसाफ के इलेक्शन से बायकॉट, क्या ये दुरुस्त फैसला है? पाकिस्तान ने भारत के जदीद तरीन लड़ाका तैयारों को कैसे मार गिराया? बरतानवी एजेंसी ने रिपोर्ट जारी कर दी। भारत ने अमेरिका से F-35 लेने से इनकार क्यों किया? ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान, अमेरिका, चीन, रूस और अरब ममालिक का पाकिस्तान की अहमियत का इकरार। तो नाज़रीन, ये हैं हमारे आज के वो मौज़ूआत जिन पर हम बात करेंगे और पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब, उनके साथ तशरीफ रखते हैं सलमान आबिद साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में नसरुल्लाह मलिक साहब, सीनियर एंकर पर्सन हैं, सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, और नईम हैदर पंजोता साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी रहनुमा हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो खबरें हैं जो हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक के हवाले से, उसके इलेक्शन बायकॉट के हवाले से सामने आ रही हैं। तो इसकी तफसील कुछ इस तरह से है कि तहरीक चलाने के लिए जोर लगाती हुई तहरीक इंसाफ अंदरूनी और बैरूनी मुश्किलात का शिकार है। एक तरफ अली अमीन गंडापुर से इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ सजाओं से नाअहलियों के बाद होने वाले ज़िमनी इंतखाबात से तहरीक इंसाफ का बायकॉट। क्या ये दानिशमंदाना फैसले होंगे? तहरीक इंसाफ को इन फैसलों से क्या फायदा हो सकता है? तो नईम हैदर पंजोता साहब, आप मुझे बता दें कि आपको क्या लग रहा है। सबसे पहले तो मैं उन इलेक्शन बायकॉट की बात करने जा रही हूँ जिसके हवाले से खबर ये सामने आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद ने ये कह दिया है कि अब बायकॉट किया जाएगा, इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन का भी, और हो सकता है कि असेंबलियों से भी बायकॉट करें। तो आप मुझे बताएं, क्या ये कोई सेंसिबल डिसीजन है? बहुत शुक्रिया बड़ी नवाज़ आपने मौका दिया। असेंबलियों के बाइकआउट के अभी तक कोई इतला नहीं आई। जहाँ तक इलेक्शन की बात है तो उन्होंने कहा कि हमने वहाँ हिस्सा नहीं लेना, क्योंकि हमारे लोग जो हैं वो वोट की ताकत से आए, वोट से जीत के आए और उनको इलीगल सजाएं दी गई हैं। उनको डिस्क्वालीफाई करने की तरफ बढ़ेंगे और वहाँ ये चाहेंगे कि अपनी सीट मर्जी के मुताबिक जितवा दें नून लीग को। और वो आप पैटर्न पहले भी देख रहे हैं किसी तरह हो रहा है, या रिकाउंटिंग के जरिए या फिर मखसूस नशस्तें भी जाएंगी तो वो भी नून लीग या पीपल्स पार्टी को जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि फिर हमारा जवाब नहीं बनता कि हम वहां जाकर इलेक्शन लड़ें और उस खेल का हिस्सा बने जो कि पहले ही फिक्स मैच है। तो उस तनाज़र में बात की उन्होंने। बाकी जो उसके अलावा कोई और मजीद अपडेट आएगी तो आपके सामने में रखने के लिए जो है वो बात कर पाऊंगा। सर, आपने तो जो मुझे बातें बताई, वी ऑल नो दैट, मगर क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह खुद को दूध में से मक्खी की तरह निकालकर साइड पर रख देना सेंसिबल बात है? एटलीस्ट आपको उस काविश का हिस्सा तो बने रहना चाहिए। कहते हैं ना, अपने हिस्से की शमा जलाए जाते, तो कम से कम इतना तो करते। देखिए, हमारा तो बड़ा वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान में जमहूरी जो है निज़ाम है वो बहाल होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि जिस तरह पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट लूटा गया 8 फरवरी को, और फिर ऐसी लोगों को हुकूमत दे दी जिन्होंने पहले ही अपना हिसाब नहीं दिया, अपने जो एसेट्स थे, जो उनके अपार्टमेंट्स थे, जो उनके ऊपर मुकदमात थे, जो डील के ज़रिए जिन्होंने ख़त्म किए। तो हम लड़ रहे हैं इस निज़ाम को ठीक करने के लिए और हमारी एफर्ट जदोजहद जो है वो इसके लिए। दूसरी बात ये रहेगी कि देखें, इमरान खान ने इससे पहले जब ये कहा कि हम असेंबलियों में नहीं बैठेंगे, केपी हो या पंजाब हो, तो उस वक्त असेंबलियों से हटने का जो फैसला किया गया था कि हम नहीं बैठेंगे, वो इसलिए किया गया था क्योंकि एक गैर आईनी तरीके से एक हुकूमत को साइफर जो अमेरिका ने भिजवाया उसके तनाज़र के अंदर हुकूमत गैर आईनी तौर पर ख़त्म की गई थी। तो इमरान खान साहब ने कहा कि हमें इस जो निज़ाम ये सारा बनाया गया है तो हमें अवाम में जाना है, और उनको एतमाद था अवाम के ऊपर। वो एतमाद की सूरत में वो अवाम के अंदर गए, जो कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी के अंदर भी 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हो पाया। तो इमरान खान को तो एतमाद है, और वही एतमाद आपने 8 फरवरी को देखा। लेकिन झूठी सजाएं दे के या वारंट्स निकाल कर या इस तरह की चीजें करके तो क्या ये समझेंगे कि पीटीआई जो है वो खत्म हो जाएगी? तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि पीटीआई इस वक्त 90% से ज्यादा लोग जो हैं वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। तो आप कितने लोगों की आप आवाज दबाएंगे? अच्छा, ठीक है, अगर आप ये 90% का मुझे एक स्टैट शेयर कर रहे हैं तो मेरी नज़र से इस किस्म की कोई भी सर्वे रिपोर्ट नहीं गुजरी जो ये बता रही है कि 90% की पॉपुलैरिटी इस जमात के पास है। नसरुल्लाह मलिक साहब, आपकी तरफ आना चाहती हूँ। इस जमात के अपने अंदर से ही ये आवाज़ आ रही है कि ये तहरीक में
नहीं होंगे, जबकि एक हिस्सा कह रहा है कि तहरीक में शामिल होना है। तो मुझे बताएं, तहरीक इस वक्त कहां पर स्टैंड कर रही है? मुझे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो सपोर्टर्स जिनकी बात पंजोता साहब भी कर रहे हैं, वो वोट तो डाल सकते हैं मगर अपने घरों से बाहर निकलकर इस तहरीक का हिस्सा नहीं बन सकते। आप क्या कहते हैं? देखिए, इस वक्त बुनियादी मसला है वो तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक हुकूमत के खिलाफ नहीं है, बल्कि तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक अपने ही कायदीन के खिलाफ है। आप देखें, अली मीन गंडापुर साहब का आपने जिक्र किया कि उनको इस्तीफा देने का कह दिया गया है। आलिया हमजा मद्दे मुकाबल हैं जनाब सलमान अकरम रजा साहब के, जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं। इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब को अगर सजा नहीं हुई तो सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ एक बड़ी भरपूर कंपेन है कि वो कंप्रोमाइज्ड हैं। बैरिस्टर गौर जो हैं वो किसी और के खिलाफ महाजराई कर रहे हैं। हलीमा खान साहबा को इमरान खान साहब ने शटअप कॉल दे दी है कि आप सियासी बयानात ना दिया करें, आपने निशाल यूसुफजई की सेंटर बनने पे एतराज क्यों उठाया है। पीटीआई का सबसे बड़ा मसला ये है कि पीटीआई अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा नहीं कर सकी। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला एक और है कि उन्होंने आज तक सियासी फैसले नहीं किए। अभी जिसका जिक्र नहीं मैदर पंजोता साहब भी कर रहे थे कि हम हुकूमत में क्यों बैठे हैं, हम इलेक्शन क्यों लड़ें। यानी 2013 के इंतखाबात के बाद भी पीटीआई ने असम्बलियों से इस्तीफे दे दिए थे, फिर बाद में एहसास हुआ नहीं हमने तो रद्द कर दिया, हमें फिर वापस आ जाना चाहिए। यानी आप अंदाजा करें, एक सियासी जमात इंतखाबात में हिस्सा लेती है, वो पार्लियामेंट में पहुंचती है लेकिन इस्तीफे देने को तैयार फिरती है। अब इस वक्त भी अगर पीटीआई ये चाहती है कि वो इन इंतखाबात में, ज़िमनी इंतखाबात में इलेक्शन में हिस्सा ना लें, तो आपको याद होगा इमरान खान साहब ने जब 2008 का बाइकाट किया था, उस वक्त को हमेशा वो पछताते रहते थे। फिर उस वक्त जो 1985 के अंदर बेनज़ीर भुट्टो ने जो बाइकाट किया था, हमेशा इस बात पे वो पछताती रही कि अगर मैं बाइकाट ना करती, नवाज शरीफ इस मुल्क की सियासत में एक लीडर के तौर पे मर्ज ना होते। सियासी जमातें इस सारे माहौल के अंदर, पाबंदियों के माहौल के अंदर, सख्तियों के माहौल के अंदर, हालात की खराबी के बावजूद अपना वजूद बरकरार रखती हैं, अपने आप को सिस्टम का हिस्सा बना के रखती हैं। अगर आप उस सिस्टम का हिस्सा नहीं रहते तो फिर आप सियासी जमात नहीं रहते। मैं मान लेता हूँ इस बात को कि आज उनके ऊपर सख्ती है, लेकिन पीटीआई भी मान लेना कि वो हाइब्रिड निजाम था, आज हाइब्रिड प्लस निजाम है। पीटीआई कहती है हमारे हाइब्रिड निजाम को हाइब्रिड ना कहें, हम तो बड़े दूर से धुले हुए हैं, हम बड़े जनाब नेक और पारसा हैं, मुर्शिद हमारा लीडर है और हम उसके मुरीदैन हैं। मुर्शिद के मुरीदैन सियासी जमातें नहीं होती, वो सियासी फैसले नहीं करती। और अगर पीटीआई ये बात मान ले कि पीटीआई भी इसी निजाम की बेनिफिशरी है जिसकी आज की हुकूमत बेनिफिशरी है, उस वक्त पीटीआई की ख्वाहिश थी कि दो सियासी जमातों को निकालें, इनको जेलों में डालें, इनको खत्म करें, हमें ले आए। भाई आप उस कश्ती पे बैठ के आगे हैं, आज आप चाहते हैं कि जनाब मौजूदा बैठकों को गिरा के जो है वो कहा जाए कि नहीं हम तो जमहूरियत पसंद हैं। सियासी जमातों का अलमिया ये है, ये अदलिया अपनी मर्जी की चाहती हैं, ये मुल्क का सारा निजाम अपनी मर्जी की चाहती हैं। इक़्तिदार से बाहर होती हैं, इनको बलदियाती इंतखाबात याद आते हैं। इक़्तिदार में आती है, बलदियाती इंतखाबात नहीं करवाती नहीं है, तो जिस तरीके से करवाती हैं आपके सामने है। ये जो आज हाइब्रिड प्लस भी है, ये सियासी जमातों का किया गया है। नसरुल्लाह मलिक साहब, आपकी गुफ्तगू सुनकर मुझे अंग्रेजी का वो मुहावरा याद आ गया है, अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन बुश। मैं चाहती हूँ कि सलमान आबिद साहब, अगर इसमें मेरे से कोई गलती हो गई है तो मेरी इस्लाह करें, और ये मैं आप ही की तरफ लाई हूँ सवाल। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो सियासत हो रही है वो पीटीआई के हक में बहुत ज़्यादा नहीं है, और उसमें यकीनी तौर पर पीटीआई का दाखिली बुरहान भी है। और पार्टी के जो दाखिली मसाइल हैं जिनका जिक्र मलिक नसरुल्लाह ने किया है, वो बिल्कुल ठीक बात की है कि पार्टी की जो मौजूदा क़यादत है वो अपने तंजीमी मामलात को ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं चला सकी है, और उसका नुकसान पीटीआई को सियासी बुनियादों पर हो रहा है। और अब इंतखाबात का बाइकआउट करना भी एक ऐसा ही फैसला है जैसे माजी के अंदर बहुत सारी सियासी जमातों ने इस तरह की गलतियाँ की हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि हमारा जो निज़ाम है वो ख़ुद काफ़ी हद तक जो है ना मफलूज हो चुका है। 26वीं तरमीम के बाद जो अदलिया के हालात हैं वो आप मुझसे ज़्यादा जानती हैं कि किस तरीके से अदलिया को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन की क्या हैसियत बाकी रह गई है, आप मुझे बताइए। क्या आप इस इलेक्शन कमीशन से ये तवक्को रख सकते हैं? यानी अभी फैसले आए हैं नीचे सदात दहशतगर्दी की अदालत से, अभी उन्होंने हाई कोर्ट जाना है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाना है, हाई कोर्ट फैसले फिर आएंगे, और वो आप पहले से इलेक्शन कराने के शेड्यूल दे रहे हैं। यानी इलेक्शन कमीशन के हालात भी हमारे सामने हैं। इमरान खान के बेटे जो कासिम और सुलेमान हैं वो अमेरिका में बैठ के लॉबिंग कर रहे हैं,
मुझे नहीं उम्मीद कि कोई लॉबिंग से कोई बहुत ज़्यादा स्पेस निकल सकेगी। उसकी वजह यह है कि जो दुनिया की बड़ी ताकतें होती हैं वो अपने पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखती हैं। इस वक्त तो उनके इंटरेस्ट पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, पाकिस्तान की हुकूमत से ज़्यादा वो इस्टेब्लिशमेंट पे नज़र रखे हुए हैं। इसी वजह से हमारे फील्ड मार्शल की बड़ी आवभगत हुई है और बहुत ज़्यादा उनकी पजीराई हुई है और बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जा रही है। तो ऐसे में जो लॉबिस्ट हैं, जो इमरान खान बानी पीटीआई के लिए या उनके बेटे जो है जो कोशिशें कर रहे हैं, वो उनकी जगह जायज़ है, उनका हक है, वो ये कोशिशें करें। लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि इससे फौरी तौर पे कोई बेहतर नतीजा निकल आएगा और बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन हो जाएगी, मुझे अभी उसके इम्कानात नज़र नहीं आते। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है वो बहुत बढ़ रही है और हालिया वाक़यात की वजह से जिस तरह से सज़ाएँ दी गई हैं और 10-10 बरस की सज़ाएँ दी हैं, इससे सियासी तकसीम और बढ़ेगी, इससे मफाहमत की पॉलिटिक्स नहीं हो सकेगी, इससे रिकन्सिलेशन नहीं हो सकेगी, इससे जो सियासी जमातों के अंदर जो बामी इख्तलाफात हैं वो ख़त्म होने वाले नहीं हैं। यानी हमारी कौमी सियासत जो है वो महाजराई इंतशार की तरफ बढ़ रही है और वो मफाहमत की तरफ नहीं आ रही। तो मैं तो कोई बहुत अच्छा नहीं देख रहा सियासी जमातों के दरमियान, और सियासी जमातों ने बदकिस्मती से माजी की गलतियों से कोई सबक भी नहीं सीखा। सलमान आबिद साहब, लेकिन अगर हम ये कहें कि ये सब कुछ सिर्फ हुकूमती जमातों की तरफ से किया जा रहा है तो ये भी गलत होगा। कम से कम दूसरी पार्टी को भी थोड़ा सा इंटरेस्ट तो दिखाना है ना, स्टेट इंटरेस्ट दिखाएं कि आप मुल्की मुफाद में आए, आप बात करें हुकूमती अलायंस पार्टी से। नहीं, आप मुझे बता दें, आप मुझे ये बता दें कि हुकूमत के पास कितने इख्तियारात हैं। आप समझती हैं कि इस हुकूमत के पास कुछ इख्तियारात हैं? आप अगर समझती हैं कि इख्तियारात हैं तो फिर मुझे बताइए। यूं तो फिर हम कहेंगे कि किसी हुकूमत के पास भी कोई इख्तियार नहीं होता। वो जो पहले इक़्तिदार में थे वो तो खुद कह गए कि हमारे फैसले तो हम नहीं करते थे। फिर शहजाद भट्ट साहब को भी शामिल करना है। शहजाद भट्ट साहब, आप मुझे बताएं कि ये जो एक अभाम पाया जा रहा है कि हुकूमत की तरफ से कॉर्नर किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इनके खिलाफ जो फौरी फैसले किए जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या हुकूमत का ये इकदाम दुरुस्त है या ये जो बात हम देख रहे हैं सर्कुलेट हो रही है, क्या ये ठीक है? काबिल एहतराम मुनीज़ मोइन, आप बात कर रही हैं अवामी हमायत की, हुकूमत की, ये सारी बातें जो है इस वक्त महंगाई, दहशत गर्दी से आवाम परेशान है, यहाँ तक एक बात को तय कर ले। अब जो ये निज़ाम चल रहा है तो कौन सा निज़ाम चल रहा है? किसी को समझ है? जो आप सियासी हुकूमतों की बातें कर रही हैं, जमहूरी इक़्तिदार की बातें कर रही हैं, पावर इसके पास है। और भाई इस वक्त मुल्क में क्या हो रहा है? निज़ाम कौन सा चल रहा है? मुल्क इस वक्त हालत जंग में है और कोई जमहूरी नहीं, हालत जंग में है इस वक्त मुल्क। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद ऑपरेशन महादेव कर रहा है ना, भारत फिर आ रहा है। और भाई सबसे पहले अपने मुल्क में फितने को ख़त्म करना है। KPK, बलोचिस्तान, पूरे मुल्क में जो दहशतगर्दी हो रही है उसको ख़त्म करें। आप ये गौर करें कि बावर्दी अफराद शहीद हो रहे हैं और उनके बच्चे यतीम हो रहे हैं और उन अफराद की वजह से मैं और मलक रसूलुल्लाह साहब रात को घर में सुकून की नींद सोते हैं, रोज़ाना शहादतें नहीं हो रही। और दूसरी तरफ आप देखें कि ये जो आप बात कर रही थी ना अभी कि जनाब ये तहरीक इंसाफ, ये तहरीक, मेरे काबिल एहतराम भाई नईम हैदर पंजोता साहब ने फरमाया कि ये तहरीक है। और भाई ये तहरीक नहीं, आप सीधा वाज़ेह कहें कि आप इनकलाब लाना चाहते हैं। 9 मई को भी इनकलाब लाना चाहते थे और 9 मई को भी जब इनकलाब लाया, मैं समझता हूँ इनकलाब नहीं, वो बगावत थी और हमेशा बगावत की कीमत देना पड़ती है। बनीज़े शहजाद हुसैन भट्ट साहब, 9 मई अब किसको याद है? हम तो 10 मई की बात करेंगे और पूरी दुनिया 10 मई की बात कर रही है। 10 मई वो वाला दिन है जो भारत कभी नहीं भूलेगा। 9 मई तो खैर गुजर गई, उस पर मट्टी डालें, हम उसकी बात नहीं करते। मैं डिबेट को ओपन करना चाहती हूँ और सवाल में नईम पंजोता साहब आपकी तरफ लाना चाहती हूँ। आप मुझे बताएं, बानी PTI के तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर अली अमीन सूबे में अमन कायम नहीं रख सकते तो उनको मुस्ताफी हो जाना चाहिए, तो क्या वो जा रहे हैं फिर? देखिए, खान साहब की तरफ से कोई ऐसी हिदायत नहीं आई उनको कि आप इस्तीफा दे दें। जहां तक दहशतगर्दी की बात है तो अमन के हवाले से जरूर खान साहब ने मैसेज मेरी मौजूदगी के अंदर भी भेजे कि उसके लिए अपनी एफर्ट करें, उसके लिए कोशिश करें। और ऑपरेशन जो हैं इनकी सख्त मुखालफत की इमरान खान साहब ने, इसी वजह से कि जब आप जो नेशनल असम्बली है, सेनेट है, वहाँ सूबाई हुकूमत है, वहाँ उमायदीन हैं, मशरान हैं, वहाँ इलाके के जो लोग हैं,
उनको इत्मीनान में लिए बगैर आप कैसे कोई भी दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन जो है वो कामयाब कर सकते हैं? नसरुल्लाह मलिक साहब, ये मेरा सवाल आपसे, आप मुझे ये बता दें कि पंजोता साहब ने तो डिनाई कर दी है कि इस किस्म की कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आ रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से कि अली अमीन मुस्ताफ़ी होंगे। तो एक तरफ इनके इस्तीफे की बात आ रही है कि ये अमन कायम नहीं रख सकते, दूसरी तरफ आप मुझे बताएं कि अमन कायम क्यों नहीं रख सकते? अगर ये एक सूबे के वजीर आला हैं तो फिर खुद मुस्ताफी हो जाएं कि भाई मेरे से तो अमन कायम नहीं रखा जा सकता। आप देखें कि दहशतगर्दी कितनी ज्यादा हो रही है उस सूबे में, जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान मुतासर होता है, और ये लोग तैयारियां कर रहे हैं कि हमने तहरीक चलानी है, वो भी 5 अगस्त को, जिसकी हैसियत आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है। देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं जो टारगेटेड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है उसके बारे में एक बात कह दूं। इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि हम हर रोज अपने जवान शहीद करवाते हैं, अपने ऑफिसर शहीद करवाते हैं, अपने पुलिस के अफसरान को, जवानों को हम शहीद करवाते हैं, और हम टेररिज्म के हवाले से सियासत के पर मबनी अपने बयानियां जारी करते हैं। केपीके में क्या मसला है? केपीके में दहशतगर्द जो आए हुए हैं, क्या लाहौर में वो दहशतगर्द आए हुए हैं? वो मसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए या लाहौर में बैठे हुए लोगों के लिए? वो पीटीआई के सपोर्टर्स के लिए, उनके वोटर्स के लिए, या हमारे लिए? अब मसला ये है कि वहां चूंकि सियासत करनी है, इसलिए कहना जी वहां पे ऑपरेशन ना हो। मेरे सामने ये प्रेस रिलीज पड़ी है 9 सितंबर 2021 की, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जिसकी सदारत की थी अपेक्स कमेटी की, जिसमें उन्होंने कहा था कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म ये ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड जब तक हम नहीं करेंगे दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो सकता। और फिर ये कहा गया कि हमने सीटी को हम मुनज़्ज़म करना है। फिर ये कहा गया एक एक दहशतगर्द को निकाल के चुन चुन के हम उसको खत्म करेंगे। भाई, अगर दहशतगर्दों के खिलाफ रियासत लड़ रही है तो पाकिस्तान के हर फर्द को, अली अमीन गंडापुर हो, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, मरियम नवाज हो, सबको खड़ा होना है, इसलिए कि ये पूरी कौम का मसला है, किसी एक सियासी जमात का मसला नहीं है। अब तसव्वुर कीजिए, पाकिस्तान में बसने वाले कहते हैं जी अफगानिस्तान के जो है लोग इधर आ जाएं, मर्जी से रहें, कोई उन्हें पूछने वाला ना हो। यानी किसी एक मुल्क की मिसाल दें मुझे पूरी दुनिया में जहां ये कहा जाता हो कि ये महाजिरीन गए थे और वहां से डॉक्यूमेंट्स के बगैर वहां पर रहना शुरू हो गया, उसके बावजूद वहां उनको रहने की आजादी हासिल है। यानी ये वाहिद मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान है जिसपे सियासत करने के लिए हम कौमी सलामती को दांव पर लगा देते हैं। यानी आप महल्लात में बैठे हुए हैं, आप उन बच्चों का एहसास नहीं करते जहाँ दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं। आप उस जवान के घर में जाके नहीं देखते जिसका जवान फौज का सिपाही जो है वो वजीरिस्तान में आपके बच्चों को बचाते हुए, दहशतगर्दी को रोकते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठता है। लेकिन ये सब कुछ सियासत की नजर किया जाता है इस मुल्क में बदकिस्मती से कि हमें वोट लेने होते हैं। दूसरी बात जिनका जिक्र अली अमीन गंडापुर साहब का भी हुआ, मैं बड़े एहतराम से मैं एक बात था, मैंने पहले भी ये बात की थी, नईम भाई हमारे बड़े काबिल एहतराम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने अंदरूनी इख्तिलाफात को खत्म करने के लिए क्या किया है? मुझे बताइए, सलमान अकरम राजा साहब ने आलिया हमजा साहबा के बारे में क्या कुछ कह दिया? क्या पार्टी डायरेक्शन आई कि नहीं आप ऐसी बातें नहीं करेंगे? इमरान खान साहब को ये मजे आते हैं कि ठीक है लड़ते हुए आपस में लड़ते रहे, इसलिए सियासी जमातें कमजोर होती हैं। ये बाकी जमातों में भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन यहाँ ज्यादा कुछ होता है। कता कलामी की माजरत चाहता हूँ मलिक साहब, यहाँ पर जो बात हो रही है इस वक्त के केपीके हुकूमत को, गंडापुर साहब को खान साहब की तरफ से कहा गया या नहीं कहा गया? नईम हैदर भाई काबिल एहतराम ने तो कहा कि उनके पास इतला नहीं है, लेकिन मैं आपको इतला दे रहा हूँ कि गंडापुर साहब को कह दिया गया है कि आपके जाने का वक्त आ गया है, इससे कबल के आपको डिसॉल्व किया जाए। आप खुद भी जब देखें कि ये डिसॉल्व होने का वक्त करीब आ गया है तो आप जामे शहादत खुद ही नोश फरमा ले। और क्यों जामे शहादत नोश फरमानी है? फैटफ में देखे भारत चला गया है, उसने जाकर गंडापुर का बयान जमा करवा दिया है, और जिस तरह गंडापुर साहब ने कह दिया, जो बयान दे दिया, अब वो एविडेंस है। आपको याद होगा बानी चेयरमैन के दौर में दिन रात मेहनत की थी हम्माद अजहर ने, और जाकर 10 साल बाद फैटफ से निकलवाया था पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में। वो इमरान खान की हुकूमत थी, लेकिन उसका सेहरा सजा था शहबाज शरीफ के दौर में, जिन्होंने आके 7-8 माह की मेहनत की थी, और फैटफ से पाकिस्तान 10 साल बाद निकला था और ग्रे लिस्ट से निकला था मुनीजे। और इस वक्त अगर फिर हम फंस गए तो ये गंडापुर ये जुर्म 9 मई से बड़ा जुर्म है जो केपीके के वजीर आला ने किया है। और जो भाई फरमा रहे थे नईम हैदर भाई, मैं नईम साहब आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, ये 345 245 की क्या है? ये फौज वहां पर दहशतगर्दी ना रोके, वहां से चला जाए, एफसी यहां पर ना आए। ये केपीके हुकूमत और उसकी जेली जो हुकूमत है वो इजलासों में ये फैसले कर रही है, आपको इंफॉर्मेशन है या नहीं?
नईम भाई, सर ये इन्फॉर्मेशन तो सभी के पास है। नईम पंजोता साहब, मुझे सलमान आबिद साहब को भी शामिल करना है क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। सलमान आबिद साहब, आप इस बात का जवाब दे दें प्लीज। देखें, पहली बात तो ये है कि दहशतगर्दी एक बड़ा संजीदा मसला है और इसको सिर्फ एक सूबे का मसला समझे, ये एक पाकिस्तान का मजमूई तौर पर कौमी मसला है दहशतगर्दी का। एक बात। दूसरी बात है कि मसला सिर्फ पीटीआई नहीं है। क्या नसरुल्लाह मलिक साहब बताना पसंद करेंगे कि अवामी नेशनल पार्टी इस ऑपरेशन की हामी है? क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब ऑपरेशन के हामी हैं? जमातों का जिक्र किया। जी, मैं वही कह रहा हूँ ना, तो मैं ये कह रहा हूँ तो नसरुल्लाह मलिक साहब, मैं भी यही कह रहा हूँ कि आप ऑपरेशन करने से पहले तमाम सूबाई सियासी जमातों को इत्तेमाद में तो लें, यानी अवामी नेशनल पार्टी को इत्तेमाद में लें, जेयूआई को इत्तेमाद में लें, जमात इस्लामी को इत्तेमाद में लें, वहाँ के हमायदीन और इत्तेमाद में होते हैं। सारे अगर इत्तेमाद में होते हैं, नसरुल्लाह मलिक साहब अगर इत्तेमाद में होते हैं तो वो फिर पब्लिकली क्यों आके ऑपरेशन की मुखालफत करते हैं? ये भी बताइए ना मुझे। असल मसला ये है कि हमारे यहाँ, जैसे आपने कहा कि सियासी जमातें सियासत करती हैं, तो अगर वो सियासत कर रही हैं तो फिर इस फौजी ऑपरेशन के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। 2019 से लेकर 2022 के देख लीजिए कि हालात क्या हो गए थे वहां पे, किस तरीके से फाटा जो है वो जम हो गया केपीके के अंदर। कितनी मुश्किलात थी फाटा में रहते हुए आपको, जिन चीजों तक एक्सेस होगी आपकी, वहां जाली मशरूबात बनती थी। लेकिन यहाँ बताना चाह रही हूँ, यहाँ पर यकतरफा तौर पर फैसले नहीं किए जाते। तमाम सियासी जमातों को भी एतमाद में लिया जाता है, यहाँ तक कि लोकल कम्युनिटी को भी एतमाद में लिया जाता है। और जिन सूबों की आप बात करें, वहां पर जो जिरगा सिस्टम चल रहा है, वहां पर जो सरदाराना निजाम चल रहा है, वहां पर उस कम्युनिटी को भी एतमाद में लिया जाता है। आफ्टर ऑल इट इज द स्टेट जिसके लिए ये सब कुछ किया जाता है, ना कि ये सियासत। मेरे कहने का मतलब है हमें रियासत को बचाना है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहां पर सिर्फ सियासत को बचाने की कोशिश की जा रही है और यही वो जगह है जहां पर खराबी पैदा होती है। अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और उन एक्सटर्नल थ्रेट्स की बात करेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ऑपरेशन बनियानम मरसूस और मार्काए हक में पाकिस्तान ने भारत को जो शिकस्त दी वो सभी ने देखी, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के जदीद तरीन लड़ाका तैयारों को जिस तरह से मार गिराया, अब तो पूरी दुनिया उसका तस्करा कर रही है। बरतानवी एजेंसी की रिपोर्ट भी जारी हुई है और ये रिपोर्ट क्या कहती है मैं आपको तफसीली तौर पर बताती हूँ। पाक भारत जंग में अब दुनिया भर से पाकिस्तान की कामयाबी के किस्से और कहानियां जो हकाइक पर मबनी है सामने आना शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान की कामयाब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर बरतानवी खबर रसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इंटेलिजेंस की नाकाम और PL-15 की रेंज का गलत अंदाजा भारतीय राफेल की तबाही का सबब बनी। इस जंग के बाद भारत को पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों को देखते हुए दोबारा हमला करने की जुर्रत नहीं करनी चाहिए। इसी पर बात करेंगे। हमें इस सेगमेंट में ज्वाइन किया एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड इजाज महमूद मलिक साहब ने। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं और आपने भी ये रिपोर्ट पढ़ी है और सारी दुनिया ने भी देखा है। मुझे ये बताएं कि किस तरह पाकिस्तान ने भारत के जदीद तरीन लड़ाका तैयारों को निस्तो नाबूद किया। जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि हम आपके प्रोग्राम्स में भी पहले जंग के दौरान और जंग के फौरन बाद बिलखुसूस हम लोग ये चीज़ कहते रहे हैं कि ये मॉडर्न एयर पावर एप्लीकेशन में ये जो मुख्तसर दौरानिए की क्रिस्प, इंटेंस और हाई यील्ड कॉम्बैट थी, वो बड़ी तफसील से इसको दुनिया भर में एनालाइज किया जाएगा। जो एयर पावर और मिलिट्री हिस्ट्री के जो भी सर्कल्स होते हैं या स्टडीज करने वाले अदारे होते हैं, तो ये राइटर की जिस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रही हैं, ये बड़ी एक वेल रिसर्च रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने दोनों साइड्स के लोगों को भी इन्वॉल्व किया है, भारत के एयरफोर्स के कुछ लोगों को भी और पाकिस्तान फ़िज़ाइया के भी, ताकि उनसे बिल्कुल फर्स्ट हैंड अकाउंट वो लें और अपने कुछ जो उनके सवालात हैं उनके वो जो है बिल्कुल जो जेन्युइनली जो जिन लोगों ने हिस्सा लिया इस कॉम्बैट में उनके व्यूज़ लेके फिर वो अपना एक न्यूट्रल कैंडिड ओपिनियन जो है उसको दुनिया के सामने पेश करें। उनके ज़ाहिर है एक इतने बड़े क्रेडिबल मीडिया हाउस का अपना भी एक उनकी रिसर्च की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें से हमें जो बड़ी प्रोमिनेंट जो चीज़ें नज़र आती हैं वो ये है कि
उनके एनालिसिस की बुनियाद या डिडक्शंस ये हैं कि ये इटसेल्फ कोई जो टेक्नोलॉजी थी राफेल की सूरत में, जो प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजी भारत के पास थी, उसमें शायद कोई ख़राबी नहीं थी, बल्कि उसकी एप्लीकेशन में और उसकी एम्प्लॉयमेंट में जो इंडियन एयर फोर्स है उन्होंने कुछ गलत असेसमेंट्स की और टैक्टिकल और ऑपरेशनल लेवल पे उन्होंने कुछ ऐसी जो है गलतियां की कि जिसकी वजह से वो पाकिस्तान की जो एक बड़ी वेल इंटीग्रेटेड कैंपेन थी वो उसके सामने खड़े नहीं हो सके। एग्जैक्टली। एजाज महमूद साहब, हम उन्हीं गलतियों की निशानदही करना चाहते हैं और मैं चाहती हूं कि मेरे साथ दीगर पैनल में जो मौजूद हैं उन्हें भी हम शामिल गुफ्तगू करें। शहजाद भट्ट साहब, आप मुझे ये बताएं, आपने भी यकीनन उस रिपोर्ट को स्कैन किया होगा और उसमें जो इंकशाफात आ रहे हैं कि क्या भारत जो राफेल इस्तेमाल कर रहा था, क्या मुकम्मल तौर पर वो उसकी समझबूझ नहीं रखता था? क्या उसको नहीं पता था कि पाकिस्तानी तैयारे उसे किस तरह से टारगेट कर सकते हैं और किन किन मामलात पर वो शिकस्त फाश से दोचार हो सकता है? क्या भारत को इस बात का इल्म नहीं था? दुरुस्त, शुक्रिया, दुरुस्त कह रही है मुनीज़े। सबसे पहले बात तो ये है कि इस वक्त अगर आप गौर करें कि जो भारतीय नरेंद्र मोदी साहब हैं वो वाइट हाउस के दौरे पर गए थे और वहाँ जाकर उन्होंने वाइट हाउस के दौरे पर उनको ट्रंप साहब ने ये बात कही थी कि आप 5th जनरेशन के जहाज़ जो है हम आपको ख़रीदना चाहते हैं। अब उन पर टैरिफ लग गया 25%। अब टैरिफ लगने के बाद ये राफेल वाली बात आ गई और राफेल के बाद ये F-35 की बात आ गई। मैं सिर्फ यहाँ पर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट इस वक्त अपनी जो तबसरा स्कैन का आपने बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ यूज़ किया है वो उस पर जवाब देने की बजाय मैं सीधा आपको लेके जाऊँगा मौके से फ़ायदा उठाते हुए। एयर रिटायर्ड वाइस मार्शल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जिसका जिक्र मुनीज़े मोइन कर रही है उसके मुताबिक सदर ट्रंप ने तो भारतीय दरामदात पर 25% जो टैरिफ था उस ऐलान के बाद अमेरिका को कह दिया गया जी हमने नहीं लेना। जानना आपसे ये चाहता हूं कि भारतीय एयरफोर्स तो राफेल उड़ा नहीं सकती, 4th जनरेशन का राफेल था, अब 5th जनरेशन का जो जहाज ले रहा है अमेरिका से, हाउ इट पॉसिबल सर? क्या इसमें ये उड़ाने की अहलियत नहीं जो 4th का नहीं उड़ा सका और अब 5th पे जा रहा है, या फिर ये 25% जो टैरिफ है उसकी वजह से ये तैयारों का मुआहदा कैंसिल हुआ है? असल कहानी जरा काइंडली मुझे भी और मेरे नाज़रीन को भी समझा दें। जी मैं अर्ज करूँ जी, देखिए राफेल कोई बुरा प्लेटफॉर्म नहीं है जी, बस हमें बिल्कुल इंसाफ की बात करनी चाहिए। राफेल एक अच्छा जहाज है लेकिन उसके बारे में एक बड़ी हाइप क्रिएट कर दी गई और ख़ास तौर पे भारतीय फ़िज़ाइया से बढ़ के भारतीय मीडिया और उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप ने राफेल को इतना बढ़ा चढ़ा के बयान किया कि जैसे राफेल के हवा में उड़ने से जो है ना वो एक ऑटोमेटिकली उनको एयर सुप्रीमेसी हासिल हो जाएगी पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान की फ़िज़ाइया जो है वो उसके मुकाबले पे आएगी नहीं और अगर आएगी तो कामयाब नहीं होगी। लेकिन देखिए बात इक्विपमेंट का ख़रीदना, इक्विपमेंट का ले लेना एक बात है, यकीनन एक फेज़ है, उससे ज़्यादा अहम फेज़ ये है कि उसको आप ऑपरेशनलाइज करें और आपके जो ऑपरेटर्स हैं जहाज़ों के केस में जो पायलट्स हैं वो इतनी कमाल उसके ऊपर महारत हासिल करें। ठीक है, एजाज महमूद मलिक साहब का पॉइंट इस पर आगे है। सलमान आबिद साहब की तरफ जाना चाहती हूँ। सलमान आबिद साहब, आपने भी ये रिपोर्ट पढ़ी और उसमें PL-15 का जिक्र है। कहा यह जा रहा है कि इस का भी भारत की जानिब से गलत अंदाजा लगाया गया और वो 200 किलोमीटर की जो बात सामने आ रही है जरा उस पर भी रोशनी डालें कि इंसानी आंख तो 200 किलोमीटर तक देख भी नहीं सकती, जहां तक पाकिस्तान के जो होनहार ये जो फाइटर पायलट्स हैं इन्होंने अटैक किया जिस तरह, तो मुझे बताएं कि इसके हवाले से क्या इसमें जिक्र किया गया है रिपोर्ट में रॉयटर्स की। देखिए ये जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो कशीदगी हुई उसके बारे में जितने अंदाजे लगाए गए थे पाकिस्तान के बारे में कि शायद पाकिस्तान उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकेगा, वो सब गलत साबित हुए हैं। और इस रिपोर्ट के अंदर भी ये निशानदेही की गई है
कि पाकिस्तान अपने डिफेंस के कॉन्टेक्स्ट में, अपनी अस्करी सलाहियतों के हवाले से, अपने मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में, अपने पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में उसने भरपूर तरीके से अपनी सलाहियतों को मनवाया है और जो भारत का परसेप्शन था उसको ब्रेक किया है। यानी आप अंदाज़ा लगाइए ना, इस वॉर से पहले भारत का एक तसव्वुर था आलमी दुनिया के अंदर, इलाकाई सियासत के अंदर, उसकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, कि वो पाकिस्तान के ऊपर बहुत डोमिनेट करता है। लेकिन अब इस वाक़े के बाद जिस तरह से भारत को पसपाई इख्तियार करनी पड़ी, तो उससे अंदाज़ा हुआ कि भारत जो एक बहुत बड़ी सुपर ताकत के तौर पर बैठा हुआ था, वो उस तरह की सुपर ताकत नहीं था, बल्कि पाकिस्तान ने अपनी सलाहियतों को मनवाकर साबित किया कि हम ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को डील करने की सलाहियत रखते हैं। और अब आप देखिए कि इस वाक़े के बाद खित्ते के अंदर भी और आलमी दुनिया में भी जो बैलेंसिंग ऑफ पावर है वो चेंज हुई है। पाकिस्तान के बारे में एक आलमी परसेप्शन पॉजिटिव तरीके से सामने आया है और ख़ुद इंडिया के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने गैर मामूली कारकर्दगी और गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहरा किया है। तो मैं ये समझता हूं कि भारत ने जो कैलकुलेट किया था पाकिस्तान के बारे में, एक्चुअली वो गलत साबित हुआ है। और वो इंडिया का ये जो ख्याल था कि शायद पाकिस्तान एक कमज़ोर विकेट पे खड़ा हुआ है, वो कमज़ोर विकेट उसके लिए एक अच्छी खासी मुश्किल उसने पैदा कर दी है कि एक आलमी तसव्वुर में, आलमी परसेप्शन में उसको काफ़ी सियासी तन्हाई का भी सामना करना पड़ा है और सफारती महाज पे भी उसके लिए बेशुमार मुश्किलात पैदा हो गई हैं। आज अमेरिका जो उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर था, वो भारत की दफाई सलाहियतों पर इतराज़ात उठा रहा है और दीगर ममालिक सवालात उठा रहे हैं। तो भारत ने जो एक पूरा ड्रीम बनाया हुआ था अपने बारे में डिफेंस के कॉन्टेक्स्ट में, वो ब्रेक हुआ है और अब पाकिस्तान एक नई ताकत के तौर पर उभरा है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी और रीजनल पॉलिटिक्स में भी। और यही वजह है कि पाकिस्तान को सफारती सतह पर एक बहुत बड़ी स्पेस मिल रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, आपने दुरुस्त फरमाया। आपकी बात से मैं किसी तौर पर भी इख्तलाफ नहीं कर सकती। सलमान आबिद साहब, आपने भी देखा कि भारत जो अपने आप को विश्व गुरु साबित करना चाहता था, रीजनल किंग का तस्वुर किए जा रहा था अपने आप में ही, अपनी दानिस्त में ही, अपनी सोच में ही, लेकिन आखिरकार मुंह की खाना पड़ी है। और रॉयटर्स की ये रिपोर्ट भी अब इस बात का इंकशाफ कर रही है कि पाकिस्तान के जो फाइटर पायलट्स हैं उन्होंने कितनी शानदार महारत का मुजाहिरा करके ये जंग, ये फतह, ये पाकिस्तान के मुकद्दर में दी है और बिलाशुबा इस पर अल्लाह ताला का ही शुक्र अदा करना चाहिए। अभी हम एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे ईरानी सदर के दौरा पाकिस्तान की। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे और इस सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के दौरा पाकिस्तान की। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को तस्लीम किया, खा वो अमरीका हो, चीन हो, रूस हो या अरब ममालिक हो, पाकिस्तान की अहमियत अब वो जान चुके हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद हैं। खित्ते में नए सफारती ताल्लुकात की बुनियाद रखी जा रही है। ईरान पाकिस्तान के रास्ते चीन से तिजारत का ख्वाहा है। दोनों इतराफ से तिजारत के हुजूम को 10 अरब डॉलर तक पहुंचाने का अयादा किया गया है, जबकि पाकिस्तान की तरफ से ईरान के पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिमायत का ऐलान भी किया गया है। ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात खित्ते में बेहतर सरमायाकारी और पुरअमन माहौल को कैसे जन्म दे सकते हैं, इसी पर बात करेंगे। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज साहब, मुझे बताएं कि आप भी देख रहे हैं पूरी दुनिया की तवज्जो इस वक्त पाकिस्तान पर मौजूद है, और ऐसे में जब ईरानी सदर यहां पर मौजूद हैं तो आप क्या देख रहे हैं, क्या क्या फैसले होने जा रहे हैं जिससे कि इन दोनों मुमालिक को फायदा हो? जी, इस दौरे से सबसे पहले तो जो चीज़ जो है अहमियत जो उभरती है वो ये है कि पाकिस्तान और ईरान के जो बरादराना ताल्लुकात हैं वो एक नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। आपके नाज़रीन को इल्म है कि गुज़श्ता कुछ सालों में ईरानियन पॉलिसी जो थी उसका डेफिनेटली जो इकॉनमी का एस्पेक्ट था वो उसमें उनकी भारत के साथ बहुत ज़्यादा जो है कोऑपरेशन थी, और सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से या स्ट्रेटजिक डोमेन में भी पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात कोई बहुत ज़्यादा खुश आइंद नहीं थे। ख़ास तौर पे टेररिज्म के हवाले से ईरान के कुछ अनफाउंडेड मैं समझता हूँ उनके कुछ जो है पाकिस्तान के साथ उनको कुछ प्रॉब्लम्स थे, जो स्मगलिंग होती है पाकिस्तानी बलूचिस्तान और ईरानी सिस्तान में, वो भी एक सोर पॉइंट था। लेकिन जो जंग हुई उसमें पाकिस्तान ने
इस चीज़ से कते नज़र के ईरान के भारत से क्या ताल्लुकात रहे हैं और भारत के इजराइल के साथ क्या ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान ने एक असूली मौक़िफ़ अपनाया और पाकिस्तान वो इस्लामी दुनिया में वाहिद मुल्क था जो उस पूरे तनाज़े में ईरान के साथ खड़ा रहा। हमने सफारती महाज पे और उसके अलावा इखलाकी तौर पे एक असूली मौक़िफ़ अपनाया और फिर बाद में जिस तरीके से जंग कंक्लूड हुई वो हमारा मौक़िफ़ जो है वो दुरुस्त साबित हुआ। तो ये जो चीज़ है ये पाकिस्तान और ईरान को बहुत क्लोज लेके आई है। और एक पहलू दूसरा ये भी है कि भारत के साथ ईरान के जो पहले ताल्लुकात थे और भारत इवन ईरानी सरजमीन को एक कंड्यूट के तौर पे इस्तेमाल करता रहा है पाकिस्तान में दरअंदाजी करने के लिए, खास तौर पे पाकिस्तान में इंटेलिजेंस नेटवर्किंग के लिए। और कमांडर कुलभूषण यादव जो है उसका केस आपको और आपके नाजरीन को भी पता है। तो बिल्कुल हमें याद है। इस जंग में जो भारत का एक मकरू रोल ईरान को सामने समझ आया कि भारत ने ईरान का साथ देने के बजाय उन्होंने इजराइल के बिहाफ पे वहाँ पे इंटेलिजेंस गैदरिंग की और उनके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग की। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना पिवटल पॉइंट है और अब उम्मीद की जाती है कि ईरानियन लीडरशिप जो है वो आइंदा भारत को बड़े मुहतात तरीके से डील करेगी। बिल्कुल होना भी इसी तरह चाहिए कि भारत की तरफ से जो छुरा घोंपा गया है ईरान की पीठ में उसको पता चल गया अब ईरान को भी कि किसके ऊपर ट्रस्ट किया जाना चाहिए और किस पर नहीं। सलमान आबिद साहब, इंतहाई अहम सवाल मैं आपसे पूछने जा रही हूँ और आपको भी ये पता है कि ईरान का जो जौहरी प्रोसेस है उसके मामलात हैं वही खटक रहे थे ना इसराइल को, वही खटक रहे थे ना अमेरिका को। तो अब मुझे ये बता दें कि जहां पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हैं वहां पर पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है ईरान को खुद को एटॉमिक पावर बनाने के लिए? क्या पाकिस्तान कोई रोल प्ले कर सकता है? देखिए ना, सबसे बड़ा तो पाकिस्तान रोल ये प्ले कर सकता है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो बदइत्तेमादी है उसको कम कर सकता है। और पाकिस्तान के इस वक्त अमेरिका के साथ ताल्लुकात क्योंकि बहुत बेहतर हैं और पाकिस्तान इस पोजीशन पर है तो वो एक ब्रिज का रोल प्ले कर सकता है ईरान और अमेरिका के दरमियान। और इसराइल की जहाँ तक बात है, अगर अमेरिका राज़ी हो जाए तो फिर इसराइल को राज़ी करना कोई मुश्किल बात नहीं है। पाकिस्तान के साथ जो इस वक्त ईरान के मामलात हैं वो बहुत आगे तक बढ़ गए हैं और वो सिर्फ सफारती कॉन्टेक्स्ट में नहीं है और ना वो सिर्फ अमेरिका के तनाजुर में है, बल्कि आज जो गुफ्तगू हुई है उसमें पाक ईरान बिजनेस फोरम की तश्कील की भी बात हुई है और जो सी पैक है उसके ज़रिए चीन चाइना के ज़रिए ट्रेड करने की बात भी हो रही है। तो ये इस वक्त डिपेंडेंसी ईरान की बहुत बढ़ रही है पाकिस्तान के ऊपर, ये एक बड़ा खुशाइन बात है और जो माजी की तलखियाँ थी उसको कम होने का मौका मिल रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान इस पोजीशन पे है कि वो अमेरिका को भी ये रियलाइज़ कराएगा कि आपको ईरान के जो कंसर्न्स हैं उनको भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये जो डिक्टेशन वाला मामला है ना कि जी फौरी तौर पर ईरान जो है वो जोहरी माहदे पे दस्तखत कर दे और अगर वो नहीं करता तो हमारे साथ उसका तनाज़ा है, मैं समझता हूं कि इस कशीदगी को कम करने में भी पाकिस्तान एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है क्योंकि पाकिस्तान बहरहाल एक बड़ी ताकत के तौर पर तो मौजूद है इस्लामी कंट्रीज़ के अंदर। और जिस तरह से इस वक्त ट्रंप हैं, जिस तरह से पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं, पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी कर रहे हैं, भारत पे बहुत तनकीद कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के पास ये स्पेस और कुशन मौजूद है कि वो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात के अंदर खराबियाँ हैं उसको कम करने में एक कलीदी किरदार अदा कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी पाकिस्तान की सफारती महाज के ऊपर और ईरान के तनाजुर में भी ये बहुत अहमियत रखता है कि अमेरिका के साथ उसकी कशीदगी कम हो और अगर ट्रेड बढ़ेगी तो उसका फ़ायदा जहाँ ईरान को होगा वहाँ पाकिस्तान को भी उसका दो तरफा फ़ायदा जो है उसको मिलेगा। और इसका बड़ा फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान इकनॉमिक के हवाले से ज़्यादा बेहतर तरीके से ग्रो कर सकेगा। और आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, आने वाले मुस्तकबिल में भी ये जो हमारा रीजन है इसमें पाकिस्तान की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और उसकी वजह यही इकोनॉमिक कॉरिडोर है। जहां हम इस इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप देखें कि पाकिस्तान रीजनल टाइगर का किरदार अदा करेगा और अभी जो हमने जंग जीती उससे हालात बदल चुके हैं। जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके पर्सपेक्टिव्स भी बदल चुके हैं। ऐसे में आप मुझे बताएं
कि सीपैक जो चाइना और पाकिस्तान मिलकर बनाने जा रहे हैं, क्या ईरान भी उसमें शिरकत करना चाह रहा है? क्या उसमें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करना चाह रहा है? आपको क्या लगता है? दुरुस्त फरमा रही हैं आपने, जो लफ्ज़ यूज़ किया है रीजनल टाइगर का, यही असल में सबसे बड़ी बात है। और ये बात यहाँ तक आप ये देखें कि इस वक्त जो ईरानी सदर आपके दौरे पर आए हुए हैं डॉक्टर मसूद, इससे कबल हेलीकॉप्टर के हादसे में जो पहले सदर थे 2000 मेरा ख्याल है 24 में इब्राहिम रईसी साहब भी तशरीफ़ लाए थे पाकिस्तान में। अब ये दूसरे सदर तशरीफ़ लाए हैं। अब इस वक्त जैसे सलमान भाई बात कर रहे हैं, तजारत की बात कर रहे हैं, तो मेरे पास तो ये खबर है कि $10 अरब का मुआहदे MOU साइन हो रहे हैं ईरान के साथ। और यार मुनीज़े, वो काम चला गया। पाकिस्तान ने भारत से जंग जीती, ईरान ने इसराइल से जीती। वो जो एक चौधरी होता था ना इलाके का थानेदार भारत, और एक इसराइल होता था इलाके का थानेदार, वो थानेदारी खत्म हो गई है। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हेड कर रहा है और ईरान के साथ मिल रहा है। एवं नहीं है ईरानी सदर जनाब लाहौर इस्लामाबाद जनाब चक्कर ला रहे हैं। को वजह यह है कि पाकिस्तान इस कंडीशन पर आ गया है कि वो अगर सालसी होगी अमेरिका और ईरान की, पाकिस्तान, अगर इसराइल का मसला है तो पाकिस्तान, अरब ममालिक, रशिया, चाइना, पाकिस्तान। यार क्या कमाल सफारती कार्ड खेले हैं फील्ड मार्शल साहब ने और हुकूमत वक्त ने। इस बात पे बिल्कुल शाबाश देनी चाहिए कि इन बेहतर सफारती कार्ड की वजह से पाकिस्तान इस वक्त मैग्नेट का तरह बीच में बैठा हुआ है और राउंड सारे लोग खेल रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आने वाला वक्त बताएगा मुनीज़े कि पाकिस्तान ही फैसले करेगा दुनिया के। ठीक कह रहे हैं आप, बहुत शुक्रिया आपका शहजाद हुसैन भट्ट साहब, सलमान आबिद साहब और एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद मलिक साहब कि आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया। बात यह है कि पाकिस्तान एक प्रॉस्परस एटॉमिक सॉवरेन स्टेट है जो अपने फैसले अपने इंटरेस्ट के मुताबिक करने की सलाहियत रखता है। और अगर वो अमेरिका के साथ ताल्लुकात रखना चाहता है तो रख सकता है, चीन के साथ रखना चाहता है तो वो भी रख सकता है, ईरान के साथ ताल्लुकात इस्तवार करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, क्योंकि इस पर किसी भी कुव्वत को असरअंदाज होने की पाकिस्तान की तरफ से इजाजत नहीं दी जाएगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।